नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्यक्रम का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लहसा की ओर और इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। पहले हम जानते हैं राहुल जी के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में। इनका जन्म 1893 में जिला पंदहा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम केदार पांडेय था, लेकिन 1930 में जब वो श्रीलंका गए तब उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन के समय नाम परिवर्तित करना होता है, तब उन्होंने अपना नाम राहुल सांकृत्यायन रख दिया। उसके बाद साहित्यिक जगत में भी इन्हें इसी नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी शिक्षा आगरा, लाहौर में प्राप्त की। उन्हें भाषा अध्ययन का बहुत ज्ञान और रुचि थी। यही कारण है कि हिंदी ही नहीं, तिब्बती, चीनी, जापानी अनेक भाषाओं का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद भी किया। अनुवाद के क्षेत्र में उन्होंने कई ऐसे ग्रंथों का अध्ययन किया जो कई वर्षों पुराने थे। वे हमेशा घूमते रहते थे। यही कारण है कि उनकी जो भी कृतियां हमें उपलब्ध होती है वो घुमक्कड़ शास्त्र से संबंधित होती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी जीवन यात्रा, जो 6 भागों में बटी हुई है, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र। इन्होंने साहित्य के अलावा राजनीति, धर्म, दर्शन, इतिहास, विज्ञान आदि अन्य विषयों पर भी कई पुस्तकों की रचना की, जिनकी संख्या लगभग 150 के आसपास है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्रियों का उद्धार भी किया। अब आप सोचेंगे लुप्त प्राय का क्या अर्थ है? लुप्त प्राय यानी कि जो खत्म होने वाली थी, जिनको लोग भूल चुके थे, ऐसी सामग्री का उन्होंने अध्ययन किया था और कई ऐसी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भी किया जो आज हमारे लिए दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत मूल्यवान। अब बच्चों, आप जो ये पाठ पढ़ेंगे लहसा की ओर, ये पाठ भारत और नेपाल के मध्य बसे तिब्बत प्रदेश का एक भाग है लहसा, जहाँ ये घूमने गए थे राहुल जी। जब ये घूमने गए उस समय वहाँ पर भारतीयों का प्रवेश निषेध था। निषेध का अर्थ है मनाही। लेकिन ये भारतीय न बन के एक भिखमंगे के रूप में गए, भिखारी के रूप में, और इसी वजह से उन्हें वहाँ आने दिया गया। अगर ये भारतीय के रूप में जाते तो इन्हें आने नहीं दिया जाता। भिखमंगे के रूप में जाकर उन्होंने वहाँ पर जो ज्ञान अर्जित किया, वहाँ की जो शिक्षा प्राप्त की, वहाँ से जो कुछ भी सीखा, उसके बारे में एक पुस्तक की रचना की, घुमक्कड़ शास्त्र। उस पुस्तक का एक अंश है लहसा की ओर। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं लहसा की। यह पाठ राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखारी के वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं, जिसका नाम है लहसा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कल्लेड़पोड़ का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। इनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है,
यहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त यानी छोड़ा हुआ। परित्यक्त ये जो शब्द है इसका अर्थ है छोड़ा हुआ। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक जब अपने मित्र के साथ जा रहे थे तब उस किले में रुके जो छोड़ा हुआ था, यानी पहले उपयोग में लिया जाता था लेकिन अभी उसे उपयोग में नहीं लेते। वहाँ पर उन्होंने चाय पी। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। ये आज की नहीं, जब उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी ना 1929 और 30, उस समय की बात है। आज स्थिति अलग है। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। ये जो स्थिति आप देख रहे हो ये 29-30 की है। उस समय जो रास्ता जगह थी ल्हासा नेपाल में, वहाँ पर इतनी छूट थी कि व्यक्ति किसी के घर आ जा सकते थे। वहाँ पर कुछ जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते थे उन्हीं से डर लगता था, उनको लोग घर में नहीं आने देते थे। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय छोड़ी में कूट कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसे खोटी कहा जाता है, में रख कर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर छोड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि चाय में कब नमक और मक्खन डलता है। ये चाय नेपाल की चाय है। वहाँ की उस समय की चाय थोड़ी अलग बनती थी। हर जगह की परंपरा अलग अलग होती है। जिस तरह भारत में चाय बनाई जाती है, ज़रूरी नहीं है हर जगह पर वैसी चाय बनाई जाए। अगर विदेशों में आप देखोगे तो अगर ये कह दो कि चाय पीनी है तो वो कैसे बनाते हैं पता है? दूध को उकाल के उसमें चाय डालते हैं। पानी को उकालते हैं, फिर उसमें चाय पत्ती डाली जाती है, उसमें दूध नहीं डाला जाता। इसी तरह से नेपाल में जो चाय बनती है उसमें मक्खन नमक डाला जाता है। वहाँ की परंपरा ऐसी चाय थी और उस समय की। हो सकता है आज की परिस्थिति कुछ अलग हो। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, लेखक ने लिखा है, जब वो परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर वापस चलने लगे आगे की ओर, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त चढ़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। चढ़ ये एक तरह का मादक पदार्थ है जिसको पीने के बाद होश नहीं रहता, जैसे यहाँ पर हम शराब के बारे में कहते हैं, उसी तरह की। अब देखो बच्चों, ये जो बात कही है ना लेखक ने, लेखक के मित्र का नाम है सुमति, और जब वो भिखमंगे के रूप में आए थे तब उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह दी गई थी। लेकिन 5 वर्ष बाद जब वो भद्र यात्री यानी एक अच्छे सज्जन पुरुष के रूप में आए, घोड़े लेकर आए, तब उन्हें किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी। बहुत ही विचित्र बात है, लेकिन हो सकता है वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति ऐसी हो। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें सबसे विकट डाढ़ा थोड़ला पार करना था। ये स्थान है जिसको पार करके आगे की ओर बढ़ा जाएगा। डाढ़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते।
नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों की के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है भी या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम इतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जेब निकाल कर कुछ यानी दया दया 1 पैसा करके भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोड़ तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। देखिए बच्चों, ये जो पैसेज हमने पढ़ा, इस पैसेज में हमें क्या पता चला कि उस समय वहाँ पर सरकार पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती थी, तो वहाँ पर कानून जो व्यवस्था थी बहुत ही खराब थी। यदि गांव में कोई मृत्यु हो जाए और पता चल जाए कि भाई इसने इसको मारा है तो सज़ा हो सकती है, लेकिन अगर निर्जन वन में निर्जन स्थान पर कोई आदमी मर जाए तो उनकी कोई छानबीन नहीं करी जाती थी, ना वहाँ पे कोई खुफिया विभाग ऐसा था जो कि छानबीन करे। और आपको पता है डाकू वहाँ क्या करते हैं, पहले ये नहीं देखते कि सामने वाले के पास धन है नहीं है, कितना धन है, कितने पैसे हैं, सोने हैं। सबसे पहले वो व्यक्ति को मार डालते हैं और मारने के बाद में देखते हैं कि उसके पास कुछ है या नहीं। वहाँ पर कोई कानून भी न होने के कारण लोग पिस्तौल और बंदूक लेकर ही घूमते हैं। यही वजह है कि वहाँ पर भिखमंगों पर तो फिर भी लोग ये सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, गरीब है, लेकिन अगर कोई ढंग का व्यक्ति दिख जाए तो लोग डर जाते हैं कि कहीं ये चोरी ना कर ले। इस वजह से ही शायद लेखक ने भिखमंगे का रूप धारण किया था। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद उन दोनों ने क्या किया, घोड़े ले लिए। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ढाड़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त ढाड़े के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर ढाड़े के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन वास्तव की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया।
आगे एक घर पे पूछने पर पता चला कि लड़कोड़ का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर तो था, तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कड़े फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोड़ में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब देखो, ये जो सुमति है ना, ये पंडित है और इनके जो जैसे शिष्य होते हैं, गुरुओं के शिष्य होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? यजमान। तो यहाँ पर भी उनके कौन थे? यजमान थे। तो उन यजमानों ने इनके रहने की और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर दी थी। अब हम तिड़री के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिड़री समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली छिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिड़री में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। ये वो व्यक्ति हैं जिनसे मिलने सुमति और लेखक गए। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित का अर्थ होता है हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन का अर्थ है लेखक का आसन, भी वही लगा। वह बड़े मोटे कागज पर
अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिड़री गाँव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। बच्चों, हमने देखा कि ल्हासा, ये जो तिब्बत की राजधानी उस समय राहुल सांकृत्यायन के यात्रा के समय कैसी थी, उन्होंने वहाँ क्या सीखा, वहाँ के जनजीवन के बारे में और वहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में हमें पता चला। ये पाठ आपके यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा गया है। निबंध भी आपके कई बार आते हैं यात्राओं से संबंधित। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति किस तरह से कर सकते हैं, यात्राओं का वर्णन कैसे किया जाता है, ये भी आपने इस पाठ में सीखा है। अब इसके प्रश्न अभ्यास 1 से लेकर आपको 1 से 7 तक ये प्रश्न करने हैं। उससे पहले आपको शब्द संपदा, ये जो अंत में दी गई है, सबसे पहले पाठ का नाम, उसके बाद आप लिखोगे शब्द संपदा, फिर आपको प्रश्नोत्तर करने हैं। अगर इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।